रोड टू हेवन आओ, आपको अलग ही फील मिलेगी। रोड टू हेवन दिसंबर जनवरी और रोड टू हेवन हाँ, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। वो विंटर में ही होता है। अफ्रीका में बहुत ज़्यादा बिजली गिरती है और आजू बाजू कोई पेड़ पौधे नहीं है, तो हमारे ऊपर चांसेस बहुत था कि हमारे ऊपर वो गिर सके। भेड़ बकरियां थी, वो रोड पे ही मरी हुई मेरे को वो बिजली की वजह से ही मिली थी। जब इसके बाद मैं 2 घंटे के बाद ही मैं निकला था, तो मेरे ऊपर ये हो सकता। जब कारगिल वॉर हुआ था 1999 में, तो मैं कच्छ से कारगिल तक साइकिल लेके गया था। मेरे पास कोई आइडिया भी नहीं था, इतना सोशल मीडिया नहीं चलता था उस टाइम। मैं खाली अपना जो हार्ट मैप आता है उसमें से ही चलता था। पहले तो हमारा यही ध्यान रहता है कि सीधा रोड पे नहीं जाना, इंटरनल जो रूरल एरिया है वहाँ से हमको जाना। हाईवे पे आप निकल जाओगे, कोई बंदा आपको ध्यान नहीं देगा। और आपकी लाइफ की सबसे अच्छी मेमोरीज? मेरी ब्यूटीफुल मेमोरीज महाराष्ट्र में ही है। भंडारधारा जो है, आप शायद गए होंगे, भंडारधारा करके है नासिक के पास में, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। फिजिकली स्ट्रांग होने के साथ आपको उतना मेंटली भी मेंटली स्ट्रांग भी होना तो पड़ता आपको, फिजिकली अगर एक टाइम नहीं रहोगे ना, तो आप डॉक्टर के साथ पाटापिंडी करके चल सकते हो। है। नमस्ते और सलाम दोस्तों, मैं हूं रजीन शेख और आप सब लोग देख रहे हैं एपिसोड 2 ऑफ द ट्रिपल आर शो बाय R3 एडवेंचर्स। आज का हमारा एपिसोड इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज के हमारे गेस्ट सिर्फ घूमने नहीं निकलते, बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं। सिर्फ इंटरनेशनल नहीं, फिजिकल और मेंटल बाउंड्रीज भी। आज के हमारे गेस्ट, जिन्हें आप सब लोग सोशल मीडिया पे इंडियन जुलू के नाम से जानते हैं और हम सब दिनेश भाई और मामा के नाम से जानते हैं, इन्होंने एंड्योरेंस टूरिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स को एक अलग मुकाम पे लेके गए हैं। तो आज हम उनसे उनकी एडवेंचर लाइफ, इनकी स्टोरीज, ट्रैवल और एडवेंचर्स के बारे में डीप में बात करेंगे। तो दिनेश भाई, कैसे हो आप? सबसे पहले तो जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आपने मेरे को इनवाइट किया। जी दिनेश सबसे पहले आपका तो धन्यवाद बनता ही है। जी। और आप कुछ अपने बारे में अगर कहना चाहें? एक्चुअली मैंने 2011 से बाइक राइडिंग स्टार्ट की है। जी। तो पहला हमारा कोस्टल गुजरात राइड था, ओके। जिसमें हमने 45 बाइकर्स थे, इंक्लूडिंग 11 लड़कियां भी साथ में थी, जो कि दरियाई सृष्टि को बचाने के लिए हमारा इवेंट था। अच्छा। तो हमने उस टाइम 2800 किलोमीटर फ्रॉम लखपत से, जहां मैं रहता हूं कच्छ से, वहां से हमने स्टार्ट किया था और अपना गुजरात उमरगाम में हमने फिनिश किया था। राइड विथ अ पर्पस, और वो भी 2011 में, जब इंडिया में उतना राइडिंग कल्चर उतना एक्सप्लोड नहीं हुआ जी था नहीं था। उस टाइम पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि जहाँ तक मुझे पता है BMOC ग्रुप और सब लोग आपको मामा के नाम से जानते हैं। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड के? उसमें ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग 2018 में हम लोग एक्सपीरियंस के लिए गए थे। अच्छा। तो उसमें जो विश्वास है वो मेरे गांव से था, तो उसने बोला कि मैं पाटन का हूँ, तो मैं भी पाटन का था। अच्छा। तो बोले उस हिसाब से तो तेरी मम्मी मेरी बहन हुई, तो उसी से सब चलता है ये मामा मामा। और आज के दिन तक सब लोग BMOC ग्रुप और पूरे राइडिंग कल्चर में दिनेश सर को सब मामा के नाम से जानते हैं। जी। और व्हाट इज़ द अनदर रीज़न कि आपने अपना सोशल मीडिया पे अपना नाम इंडियन जुलू रखा है? कोई रीज़न? बेसिकली ऐसा हुआ था कि हम लोग उस टाइम गोवा की राइड पे थे और ये सब टैटू हम करवा रहे थे। जी। तो हमारे जो क्लब के प्रेसिडेंट थे मिस्टर भरत सिंह परमार, जी। तो और एक डॉक्टर देवेंद्र कालरिया था, वो खुद टैटू बना रहे थे। तो बोले कि आपको क्या करना है? तो भरत सिंह ने बोला कि मुझे भरत लायन यानी भारत लायन, अच्छा। ओके। भरत सिंह दैट मीन्स के भारत लायन ऐसा लिखना है। ओके। तो मैंने कुछ यूनिक अपने लिए किया कि इंडियन जुलू, क्योंकि बेसिकली मैं अभी तो मेरी एज हो गई है, लेकिन मुझे फाइटिंग स्पिरिट का अवार्ड मिला हुआ है अच्छा। ओके। कि भाई ये बंदा कहीं भी जाता है तो लड़ लेता है। तो उस हिसाब से मैंने यूनिक नेम, जो जुलू है एक साउथ अफ्रीकन मतलब अफ्रीकन वर्ड है, तो उसमें जुलू जो अपने वॉरियर बोलते हैं उसको वहाँ साउथ अफ्रीका में इवन मतलब वो जोन में जुलू बोलते हैं, जो वॉरियर होता है। तो इंडियन मतलब मैं भारत का जुलू मतलब भारत का वॉरियर, ऐसे करके मैंने वो ले लिया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हाउ डू यू डिफाइन योर सेल्फ? मतलब आप अपने आप को टूरर बोलते हो, एक्सप्लोरर बोलते हो, ट्रैवलर बोलते हो? आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हो अगर आप किसी को पूछे कि आपकी पर्सनालिटी क्या है? एक्चुअली तो बेसिकली तो अभी तो मेरी आइडेंटिटी बाइकिंग से ही है, जी। लेकिन सबसे पहले मैंने, जब कारगिल वॉर हुआ था 1999 में, तो मैं कच्छ से कारगिल तक साइकिल लेके गया था। तो उस टाइम तो साइकिलिंग में अपने पास कुछ था नहीं, कैश लेके जाना होता था क्योंकि ATM या वैसा कुछ था नहीं सिस्टम। तो मेरे पास 25,000 कैश थे और उस टाइम हमने जो अपने गुजराती में डायरा बोलते हैं, जी।
यानी कि वो दायरा के हिसाब से हमने वहाँ ऑर्गेनाइज किया था हमारी कंपनी ने। तो जीईबी उस टाइम चलता, अभी हमारा जीएसईसीएल हो गया है। ओके, बिफोर दैट जीईबी बोला जाता था। पुरानी नाम। तो वहाँ डायरा रखा था, उसमें हमने करीब 1,25,000 रुपया कलेक्शन किया था फॉर द मार्टियस फैमिली। जी। तब से मेरी मतलब बाइसिकल से ही मेरा एडवेंचर स्टार्ट हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू डैट कि एक बार ये कोस्टल राइड का जब मेरे पास कॉन्सेप्ट आया तो मेरे पास कुछ आइडिया नहीं थे, बट हमारे एक फायर ऑफिसर थे केवी शर्मा, जी। तो उन्होंने बोला कि ये बंदा ही ये कोस्टल में जाएगा, तो सीधा मेरे पास आए और फिर से तब से मेरे 2011 से बाइक में मैं जॉइंट हो गया। तो इनकी राइड विथ पर्पज होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ घूमने चले गए और कहीं से कहीं पहुंचना है। तो आपकी लाइफ में भी ऐसी विथ पर्पस राइड होनी चाहिए कि जिसके पीछे कोई रीज़न हो जिससे आप कुछ अचीव कर पाओ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि व्हाट वाज दैट फर्स्ट मोमेंट जब आपको रियलाइज़ हुआ कि मुझे इस कल्चर, इस राइड कल्चर में ज्वाइन होना है, मुझे बाइक्स पे, मोटर बाइक्स पे सब घूमना है। तो ये पहली बार आपको कब हुआ था कि मुझे ये चीज़ करनी है? एक्चुअली तो मेरा ड्रीम था बाइक लेकर के हमारी कुल देवी जो है महाकाली, जी। कलकत्ता। जी। तो मैंने जब साइकिलिंग के बाद क्योंकि साइकिलिंग तो मैं कर चुका एक बार, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अपनी कुल देवी है कलकत्ता में, तो मैं बाय बाइक वहाँ जाऊँगा। इन बिटवीन मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिल गई, ये कोस्टल गुजरात का आया, तो फिर कोस्टल गुजरात फिनिश करके मैं सीधा कलकत्ता चला गया था। कच्छ टू कलकत्ता। कहाँ, और उस टाइम हमारे पास राइडिंग गियर्स कुछ नहीं होते थे। ओके। हम लोग नॉर्मली ये जीन्स बीन्स पहनते थे, ग्लोव्स तो नॉर्मली जो होते वही होते, हेलमेट अपनी एक होती थी बस, सेफ्टी का बाकी सेफ्टी रिगार्डिंग कुछ होता नहीं था। बट मेरा वो मोटो के हिसाब से फिर मैं आगे बढ़ा इसमें। नहीं, मतलब आपको ये बचपन से शौक था या फिर जवानी में उठा के नहीं? नहीं, अब बाइक्स पे? बाइकिंग का तो कभी बचपन में सोचा नहीं था, बट मैं ड्राइविंग का शौक रखता था। तो आपकी सबसे पहली राइड वो कौन सी थी और कैसे हुई थी? वो सबसे पहली राइड मेरी कोस्टल गुजरात थी। कोस्टल गुजरात की राइड थी और वो कितने दिन लंबी थी? वो 28 दिन की। 28 दिन? पूरा कोस्टल रीजन आपने पूरा कोस्टल हमारा लखपत से स्टार्ट करके उमरगाम हमने फिनिश किया था। राजकोट में स्काई हाई एडवेंचर क्लब है, जी, उसके थ्रू हम लोग गए थे। दैट वाज अ स्पॉन्सर्ड Yeah. ट्रिप विद अ पर्पस ऑफ सेविंग द नेचर। नेशन या तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आप जब शुरुआत करी, व्हाट वाज योर एज जब आपने ये सब शुरू किया था? आई थिंक 2011 में मैंने किया था वो, तो अभी मेरा 55, तो मान लो कि फिर भी इट्स लाइक कि जहाँ पर लोग गिव अप करने का सोचते हैं तब इन्होंने अपना राइडिंग कल्चर की स्टार्ट किया है। बिगिनिंग करी थी। स्टिल इट वाज अराउंड 37 38 maybe, समथिंग। yeah. तो आपके घर से मतलब अगर आप यंग राइडर होते तो मैं यही पूछता कि आपके घर से सबसे पहले रिएक्शन क्या था, सेफ्टी ये वो? तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शन था घर से कि नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए? जब मैंने कच्छ टू कारगिल, एक्चुअली ये हुआ था कि मैं TV9 गुजराती देख रहा था, जी। तो जब कारगिल वॉर हुआ तो उसमें एक बंदा जो हैंडीकैप था, वो उस टाइम काइनेटिक होंडा आती थी, तो उसमें वो एक्स्ट्रा व्हील्स लगा के वो कारगिल जाने की वो उसने मतलब मेरे देखा टीवी में, तो फिर मुझे भी ऐसा उससे मोटिवेशन आया कि भाई मैं भी कुछ करूं, कि ये बंदा तो हैंडीकैप है, वो कर सकता है। हम क्यों नहीं कर सकते? और बिफोर दैट हम लोग पाटन से अंबाजी साइकिल से जाते थे, यानी पाटन से 130 किलोमीटर अंबाजी होता था, तो वो तो मेरा एक्सपीरियंस था साइकिल का। तो मैं बोला कि ये बंदा जो हैंडीकैप है वो ऐसे कर रहा है, तो फिर मैं तो अभी मेरे पास तो है सब कुछ, फिर मैंने सोचा कि मैं साइकिल से कारगिल जाता हूँ। तब मैं लायंस क्लब में प्रपोजल मैंने रखा और उन्होंने स्पॉन्सर्ड कर दिया पूरी किट, हाँ, साइकिल के साथ। मतलब आज के हमारे राइडर ऐसे राइडर हैं जिन्होंने साइकिल से लेकर मोटरसाइकिल तक की पूरी जर्नीज करी है। और आपने सेम ट्रिप बाइक से भी किया हुआ है, मतलब बाइक से भी आप कारगिल तक पहुंचे हुए हैं? बाइक से तो मैंने सराउंड पूरा कर लिया, ऑल इंडिया कर चुका हूँ मैं, लेह लद्दाख कर चुका हूँ, ईस्ट वेस्ट कर चुका हूँ, K2K कर चुका हूँ, GQ कर चुका हूँ। मतलब वेस्ट टू ईस्ट हो गया, अब नॉर्थन मोस्ट पॉइंट से सदर्न मोस्ट पॉइंट भी हो चुका है। तो काफ़ी अचीवमेंट रही है और ये होती है एक एक्सपीरियंस राइडर की पहचान। जैसे कि किसी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर रीजन हमने वो कॉन्कर किया, इन्होंने पूरा इंडिया कॉन्कर किया। तो ऐसे में कैसी डिफ़िकल्टीज आती है कि जैसे कि आप साइकिल में गए तो आपको कैसी प्रॉब्लम्स आई थी उस टाइम पे? एक्चुअली प्रॉब्लम उसमें कुछ नहीं था, बट क्योंकि लायंस क्लब स्पॉन्सर थी, तो सभी जगह पे मेरा एकोमोडेशन, डिनर विनर सब मेरा फिक्स रहता था। और पुलिस की एक्सकोर्ट व्हीकल भी मेरे को लेने के आ जाती थी। बट हरियाणा में मेरे को डिफ़िकल्टी थोड़ी आई, क्योंकि वहाँ का खाना थोड़ा सा
थोड़ा जो मेरे को थोड़ा सेट नहीं हुआ, हैवी। तो उसमें मैं थोड़ा वीक हो गया था उस टाइम। तो आई थिंक मुझे याद है मेरा 8 kg वेट लॉस हुआ था तब साइकिलिंग में। उस राइड के दौरान हाँ, duration में। ड्यूरिंग द राइड। और वो राइड कितने दिन की थी? वो भी 1 महीना 8 दिन लगा था। एंड डिस्टेंस? साइकिल डिस्टेंस 2200 किलोमीटर एक्चुअली कच्छ से होता है, बट मेरे को 1800 किलोमीटर मतलब श्रीनगर तक ही मैं साइकिलिंग किया था। तभी उस टाइम क्या इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, कैश कैरी हाथ में होता था। तो आर्मी वालों ने मुझे एडवाइस दिया कि भाई आप यहाँ से अब नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ कुछ फैसिलिटीज़ थी नहीं ओके। और वो हिलीज एरिया थे। तो आपको साइकिलिंग में कभी जंगल में भी आप, मेरे पास कुछ ऐसा कैंपिंग का सेटअप नहीं था। अब मेरे पास कोई आइडिया भी नहीं था, इतना सोशल मीडिया नहीं चलता था उस टाइम। उस टाइम पे नहीं। तो मैं खाली अपना जो हार्ड मैप आता है उसमें से ही चलता था। फिर उन्होंने एडवाइस दिया कि आप यहाँ से बाय कॉन्वे जाओ, इधर आप कुछ भी करके आप साइकिल से नहीं जा सकते हो। ओके, आपके सेफ्टी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए मुझे एडवाइस किया था उन्होंने। तो फिर मैं उनके कॉन्वे में फिर कारगिल तक गया। ओके। और आप रूट के लिए क्या ध्यान रखते हो? जैसे कोई रीजन से निकल रहे हो तो ये रूट लेना है नहीं लेना, वो आप कैसे डिसाइड करते हैं? वो भी हम लोग रूट प्लान करके ही निकलते हैं जी। क्योंकि पहले तो हमारा यही ध्यान रहता है कि सीधा रोड पे नहीं जाना। ओके। इंटरनल जो रूरल एरिया है वहाँ से हमको जाना है। एक्सप्लोर करते करते तो क्या है कि पब्लिक हमको भी जानेगी। हाईवे पे आप निकल जाओगे, कोई बंदा आपको ध्यान नहीं देगा, क्योंकि कई बाइकर्स निकलते हैं। लेकिन आप रूरल एरिया में जाओगे तब पब्लिक भी आपको बहुत वेलकम करेगी और आपको भी कुछ अच्छा नया नया हर स्टेट में देखने को लोगों से मिलेगा। कम्युनिकेट करने को मिलेगा। हाँ। तब जाके आप उस जगह को फील कर पाओगे हाँ। और समझ पाओगे कि यहाँ के लोग ऐसे क्यों हैं, इनका पर्पस क्या है। सही। इमरजेंसी सपोर्ट के लिए आप कैसी चीज़ें रखते हो? जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या फिर आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर रखते हो ऐसे? हम लोग रेगुलर जो अगर फर्स्ट एड किट जो आती है वो तो सबको कंपलसरी हम कैरी करवाते हैं। पंचर किट भी से कंपलसरी करवाते हैं। पंप तो 1-2 होते तो चलता है एयर के लिए, बाकी फर्स्ट एड किट तो कंपलसरी रहते हैं। हाँ, हर किसी के पास हाँ। होनी ही चाहिए। और ड्यूरिंग द राइड आपके राइडिंग आवर्स कैसे रहते हैं? जैसे कि हम लोग कोई बार ट्रैवल करते हैं, हमारा टारगेट है 1600 किलोमीटर 4 दिन, तो हम लोग हर दिन 400-500 किलोमीटर ट्रैवल उस हिसाब से करते हैं। आप What is लोगों your thoughts? आप समझ लो कि जैसे ड्यूरिंग द राइड में कितना पॉइंट्स आपको देखने का मिलता है, ओके। आप उसी से हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं कि नहीं कि सीधा वो डेस्टिनेशन पे चलेंगे। और फिक्स यहाँ लंच लेना है, यहाँ टी ब्रेक होगा, यहाँ कुछ सारी चीज़ें प्री डिफाइन हाँ, रहती प्री है। डिफाइन। तो इसके अलावा हमारा नेक्स्ट सवाल था दैट व्हाट इज़ योर टफेस्ट राइड ऑफ लाइफ? टफेस्ट राइड तो वैसे साउथ अफ्रीका में गया तो वही थी। अच्छा। इसमें साउथ अफ्रीका में क्या है कि रोड जो है उसमें बहुत लेस पॉपुलेशन है ओके। और आपको 50-100 किलोमीटर तक कोई आदमी नहीं मिलेगा। और उसी टाइम में 4 दिन के बाद ही मेरी राइड स्टार्ट होने के बाद 4 दिन के बाद ही बारिश शुरू हो गई। अच्छा। और ऑल डे बारिश में ही मैं ना मेरा कैम्प से कुछ रिकॉर्ड कर पाया कि ना कुछ मैंने देख पाया। ओके। और वहाँ क्या है, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा बिजली गिरती है। अच्छा। और आजू बाजू कोई पेड़ पौधे नहीं है, तो हमारे ऊपर चांसेस बहुत था कि हमारे ऊपर वो गिर सके। अच्छा। और मेरे जस्ट मैं 1-2 घंटे पीछे ही मैं निकला, वहाँ के जो भेड़ बकरियाँ थी वो रोड पे मरी हुई मेरे को वो बिजली की वजह से ही मिली थी। जब इसके बाद मैं 2 घंटे के बाद ही मैं निकला था। अरे, तो अगर सेम टाइम अगर मैं पहुँचता तो मेरे ऊपर ये हो सकता था। 2 घंटे आगे होते तो there was a risk। हाँ। तो ये होता है, मतलब वो क्लाइमेट हाँ, कंडीशन, क्लाइमेट और वहाँ का वेदर अपने इंडिया जैसा नहीं है। ओके। मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में आप यूरोप कंट्री में जाओ तो भी सेम थिंग है कि आपको कभी भी वेदर चेंज हो जाएगा। ओके। अपने इंडिया में तो क्या 3 सीजन परफेक्ट आती है। परफेक्ट जाती है सीजन। अभी थोड़ा ये इसकी वजह से थोड़ा क्लाइमेट चेंज की वजह से थोड़ा बहुत अभी डिस्टर्ब है, बट बाकी फिर भी नॉर्मली अपना सही रहता है। ओके। तो मैंने पढ़ा था कहीं पे कि आपकी इंडिया टू अफ्रीका राइड थी, वो एक फ्रेंडशिप राइड थी। हाँ, तो उसके पीछे आपके क्या थॉट्स है? आपने उसको फ्रेंडशिप राइड नाम क्यों दिया था? पर्पस क्या था आपका? फ्रेंडशिप राइड मैंने 2 की है। बिफोर दैट मैंने श्रीलंका किया था। इंडिया श्रीलंका हाँ, फ्रेंडशिप। तो इंडिया श्रीलंका फ्रेंडशिप फॉर द प्रपोजिंग ऑफ, पहले तो टूरिस्ट को प्रमोट करना था और दूसरा श्रीलंका को एक्सप्लोर भी करना था, क्योंकि श्रीलंका में भी पूरा जंगल एरिया है। तो वो एक्चुअली हम लोग रोड पे जाते हैं उसका कोई मतलब नहीं रहता है। आप ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करो तभी आपको कुछ एडवेंचर अगर सही मायने में बोला जाता है।
तो आप वो रॉ श्रीलंका को भी फील कर पाओगे हाँ। कि क्यों इतना उतना नेचर उतना जी। प्रोस्पेक्ट। हाँ। तो ये है। और फ्रेंडशिप राइड के पीछे का मतलब यही बस रीज़न यही, था। हम कोई भी जाते हैं तो एक थीम के साथ ही चलते हैं, तो ही ओके। आपको कुछ बैनर अगर आपके साथ रहेगा तो आप साउथ अफ्रीका के मेरे फोटोज देखोगे जी। तो पूरी पब्लिक, अगर मैं ऐसे खड़ा रहूं तो मेरे साथ फोटो खिंचवाने आ जाती थी। ओके। सेम थिंग श्रीलंका में भी ऐसा ही होता था। तो अगर आप कुछ थीम के साथ जाते हो तो पब्लिक का अट्रैक्शन बढ़ता है और आपको लोग जानते हैं। और ये राइड आपने कौन से साल में की थी? श्रीलंका और अफ्रीका में? श्रीलंका हमने 2018 में किया था ओके। और 2020 में 21 में हमने साउथ अफ्रीका किया मतलब कोविड से पहले एक राइड और कोविड के के बाद एक में। राइड। हाँ। तो आपने 2020-21 करी, मतलब उस टाइम पे तो कोविड के काफ़ी इम्पैक्ट उस टाइम पे 2-3 साल तक रहता था वेव्स। हाँ, तो उसमें अपना ओमिक्रॉन ट्रेस हुआ था। मैं साउथ अफ्रीका गया जी। तो मुझे सेकंड वेव के टाइम शायद से। हाँ, सेकंड नहीं, थर्ड वेव। थर्ड वेव के टाइम। हाँ, ओके। थर्ड वेव में जो ओमिक्रॉन वायरस जो हुआ था वो साउथ अफ्रीका में ट्रेस हुआ था सबसे पहले। ओके। तो इन बिटवीन मैं राइड पे ही था, तो मेरे जो एजेंट्स थे उनका फ़ोन आया कि भाई आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है ओके। ड्यू टू ये ओमिक्रॉन वायरस की वजह से। से तो वहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, तो मैं कुछ सुन भी नहीं पा रहा था कि क्या हो कि रहा है, क्या हो रहा है। चल वो रहा बोल है। रहे थे कि भाई आपकी रीपेट्रिएशन फ़्लाइट है, उसमें आपको आना है, वो कब अरेंज होगा वो पता नहीं है। वो गवर्नमेंट आपको बता देगी। हाँ, बताएगी, कब बट हो आपको पाएगा। पहले वहाँ जाके केप टाउन जाके आपको पहले ये फॉर्म फिलअप करना है, आपका नाम नॉमिनेट करवाना है। ओके। वो मेरे लिए बहुत हेडेक भी था। ओके। क्योंकि वो ऑलरेडी आप ट्रैवल कर रहे हो वो हाँ, कंट्री की एक्सप्लोरेशन और पे, अगर वो मैं नहीं टाइम, 4 दिन बाकी था मुझे केप टाउन पहुँचने में, ओके। तो वहाँ से बोले कि नहीं, आप कुछ भी करके कैसे भी करके आप पहले ये रजिस्ट्रेशन करवाओ, इधर वो फिर उसके बाद फ़्लाइट कब होगी वो पता नहीं है। ओके। तो ये मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा कि अभी मैं क्या करूं। और वहाँ नेटवर्क भी बहुत कम आ रहा था कि कम्युनिकेशन में किसके साथ कैसे करूं। ये भी टफ चीज़ थी मेरे लिए। तो फिजिकली स्ट्रांग होने के साथ आपको उतना मेंटली भी मेंटली स्ट्रांग भी होना तो पड़ता आपको, फिजिकली अगर एक टाइम नहीं रहोगे ना तो आप डॉक्टर के साथ पाटापिंडी करके चल सकते हो, जी। बट मेंटली अगर आप थोड़े भी स्ट्रांग नहीं रहोगे ना, दैट टाइम तो आप काफ़ी सब कुछ चैलेंजिंग गवा हो दोगे। जाता है। हाँ। तो ये आपको सबसे पहले विचार कब आया था, कब ये आपने सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ करना है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी करनी है? आपने पहले इंडिया कवर किया था, उसके बाद इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के जोन में आप उतरे थे? नहीं, हाँ, वैसे तो फर्स्ट टाइम तो मैंने कोस्टल गुजरात किया, जी। उसके बाद मैं कोस्टल फिनिश करके सीधा कलकत्ता चला गया, ऐसे ही नॉर्मली। ओके। फिर उसके बाद हमारे जो क्लब थी तो 2011 में कोस्टल किया, 2012 में हमने गंगोत्री किया, अच्छा। उसमें भी 7 बाइकर्स थे। ओके। 2013 में हमने K2K किया। पर ईयर में राइड करता हूँ, एक लॉन्ग राइड होती है, एक मानसून राइड होती है हमारी। कश्मीर टू कन्याकुमारी आपने हाँ। 2013 में किया। हाँ। और उसके बाद की फॉलोइंग राइड्स कैसी थी? बस उसके बाद हमने कंटिन्यूसली एक पर ईयर एक लॉन्ग राइड करने की, ओके। एक मानसून राइड करने की। मानसून। हाँ, तो मानसून में तो महाराष्ट्र ही जाते हैं। महाराष्ट्र दी बेस्ट। मैं पिछले 5 साल से हर मानसून में महाराष्ट्र में राइड करता हूँ। और मानसून का महाराष्ट्र मोस्ट ब्यूटी है। किसी भी घाट पे आप चले जाओ, आप पूरी ज़िंदगी याद रखोगे कि ये घाट था, मैं इस टाइम पे यहाँ से निकला था। और वहाँ की बारिश, वहाँ का नेचर दी बेस्ट। महाराष्ट्र को मैं कभी नहीं भूल सकूँगा। अगर ये बात निकलती है तो मैं जी जी। कह देता हूँ। तो आपने इंडिया में घूमा है और इंटरनेशनली भी आपने ट्रैवल किया है। तो अगर इन केस कंपैरिजन की जाए तो आपके हिसाब से दोनों रोड्स पे लोगों में, ट्रैफिक डिसिप्लिन में कितना फ़र्क है? ट्रैफिक सेंस में तो देखो, श्रीलंका का एक्सपीरियंस मेरा ऐसा है कि वहाँ 4-5 साल की एज में बच्चे को रोड पे, जो स्कूल का एक पीरियड भी उनका होता है, अच्छा। तो वो लोग रोड पे ही रख देते हैं बच्चों को ओके। ट्रैफिक सेंस सिखाने के लिए, सिखाने के लिए। और वही ट्रैफिक हैंडल करते हैं। अच्छा। और साइड में उनका एक पाथ होता है अपने पब्लिक के लिए चलने के वॉकवे लिए। जो होता है वो। हाँ, जी। तो वो कोई बंदा अगर बाइक से जाएगा तो वो ऐसे उसके पाथ पे नहीं जाएगा, ओके। वो डिसिप्लिन में ही रहेगा। सेकेंडरी, अगर मान लो कि फुटपाथ कहीं पे है, यहाँ से 4 मीटर दूर है, जी। तो ये बंदा सीधा क्रॉस नहीं करेगा, वहाँ से ही वो जाता है। ओके। और हमारे यहाँ कैसा है कि हमको तो बस जाना है, तो ये अपने लिए बहुत नेगेटिव है अपने इंडिया में, बहुत और बुरा ये कंट्रोल करना भी पॉसिबल नहीं है। टफ है। साउथ अफ्रीका में सेम थिंग है। अब साउथ अफ्रीका हमारे इंडिया से तो कहीं
पीछे है, काफ़ी गरीब भी है। ओके। बट डिसिप्लिन में तो हमसे आगे बहुत कंट्री है। नहीं होता है हाँ। क्योंकि डिफरेंस है दोनों की राइडिंग सेंस में। हाँ हम यहाँ पे कितने सिग्नल्स भी स्किप कर देते हैं कि चलो मेमो आएगा हाँ, तो देखा भी जाएगा। देख लेंगे। अहमदाबाद की बात करता हूँ हाँ मैं। सही है। अगर आप अहमदाबाद में ट्रैवल करो और किसी अदर कंट्रीज़ में ट्रैवल करो, जैसे कि मैं खुद भी थाईलैंड गया था। मैंने देखी वहाँ की ट्रैफिक सेंस अटमोस्ट है। अगर मुझे 30 मिनट में पहुँचना है फ़्लाइट के लिए, तो वो मुझे बोल देते हैं कि हाँ आपको 25 मिनट में हम लोग पहुँचा ही देंगे, और वो उतने ही आगे से चलते हैं पहुंच जाते हैं। और प्रिसाइज चलते हैं। वहाँ पे मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम था और मैं आधा घंटा जी जी। इसकी वजह से लेट हो गया। वैसा मैंने ट्रैफिक जाम में 5-7 दिनों रहा, मैंने कहीं पे भी वैसा नहीं देखा। तो ट्रैफिक सेंस के बारे में हमें अभी भी काफ़ी कंट्रीज से सीखना चाहिए, सीखना है, अपडेट बिल्कुल होना डेफिनेटली। हमारे लिए भी ज़रूरी है। तो आपके लिए मैं अगर पूछना चाहूँ कि आपके लाइफ के, अगर आपने इतने 15-16 साल से आप राइडिंग कल्चर में, आपके जीवन के 3 सबसे ब्यूटीफुल रोड्स जहाँ पे आपने बाइक चलाई हो और सबसे ब्यूटीफुल हो जो आपको याद हो। ब्यूटीफुल तो मुझे आसाम लगा। असम। हाँ, असम का क्योंकि कोई नेचर वाइज आप देखो, और वहाँ रोड भी अच्छे थे, जी। हाईवेज जो थे, तो ब्यूटीफुल तो मुझे आसाम ही लगा। ओके। उसके अलावा सेकंड नंबर पे? सेकंड नंबर में फिर साउथ अफ्रीका, अच्छा। वहाँ भी सेम थिंग है ओके। कि साइड में दोनों साइड नेचर ब्यूटी है। हम्म, थर्ड प्लेस पे फिर इंडिया को मैं लूँगा। ओके। क्योंकि आसाम के बारे में इससे पहले हमारे जो गेस्ट आए थे, हाँ, उन्होंने भी सियाचिन, आसाम, उन सब जगहों की काफ़ी बात आसाम करी। बेस्ट, सेकंड थिंग साउथ अफ्रीका, और तीसरे नंबर पे पूरा इंडिया। पूरा इंडिया। जैसे वो है लूप क्योंकि इंडिया में भी काफ़ी बहुत चीज़ें हैं। आप मेरे रीजन में आ जाओ, रोड टू अच्छा। हेवन आओ, आपको अलग ही फील मिलेगी। रोड टू हेवन दिसंबर जनवरी और रोड टू हेवन हाँ, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। वो विंटर में ही होता है। और आपकी जीवन के 3 सबसे डेंजरस रास्ते जहाँ पे अगर आपको जाना हो तो आपको संभालना बहुत पड़ता है, सेंस काफ़ी अपनी सेंसेस ऑन रखनी पड़ती एक्चुअली मेरे स्किल जो है ना, उस हिसाब से मुझे ऐसा कुछ कहीं परेशानी नहीं आई है जी। कि मेरे लिए कोई टफ रास्ता हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं है आज तक। ओके। तो वो तो हर राइडर के ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं K2K जब किया ना, तो उस टाइम मैं थोड़ा बीमार हो गया था। ओके। तो वो मतलब मेरे शरीर में पावर ही नहीं था। ओके। दिन में 45 डिग्रीज में मेरे को कंबल ओढ़ना पड़ता था, और स्टेरॉइड का मैं इंजेक्शन लेता था। ड्यूरिंग द राइड ऐसे भी चैलेंजेस आते हैं हाँ। जहाँ पे आपकी फिजिकल क्योंकि केरला से हम लोग जब निकले ना, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि वो वेदर कंडीशन ऐसी है केरला की, उस हिसाब से वो मेरा बॉडी जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। ओके। फिर मैं वहीं से केरला निकलते निकलते मैं बीमार होना स्टार्ट हो गया। तो तो ऐसे आगरा होते होते तो मेरा पूरा ख़त्म हो चुका था मेरा शरीर। तो फिर हमारे डॉक्टर थे, बोले कि तुम आप दिल्ली से रिटर्न चले जाओ। मैं बोला रिटर्न तो मैं नहीं जाऊँगा, K2K तो मैं पूरा करूँगा ही करूँगा, भले मेरी लास्ट जाए तो ठीक है। ये इंटेंशंस और ये हाँ। डेडिकेशन के साथ निकलना पड़ता है। तो मैं यही चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप राइड पे निकले हो, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, हाँ तो डेफिनेटली। आपको भी कोई बार ऐसे टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि हाँ मैं 2 दिन भले रेस्ट ले लूँगा, अपनी बॉडी को रिकवर कर लूँगा, बट मैं इस चीज़ के लिए निकला हूँ, इस पर्पज़ के साथ निकला हूँ, तो मैं ये पर्पज़ पूरे का पूरा करके जाऊँगा। और आपकी लाइफ की सबसे अच्छी मेमोरीज, बीट साउथ अफ्रीका या फिर श्रीलंका या फिर इंडिया, सबसे ब्यूटीफुल मेमोरीज जो आपको लगता है मेरी कि ब्यूटीफुल मेमोरीज महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र। भंडारधारा जो है, आप शायद गए होंगे, जी। वो क्या ब्यूटीफुल है। तो मेरे लिए अभी भी मैं जब भी जाता हूँ तो मैं वही याद करता ही करता हूँ। भंडारधारा। भंडारधारा करके है नासिक के पास में, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। और वो रेनी सीजन में बेटर, मॉनसून। हाँ मानसून में ही मज़ा आता है उसमें। क्योंकि महाराष्ट्र में काफ़ी सारे वाटरफॉल्स हैं और सह्याद्री बाकी हम लोग क्या स्पीति वैली भी कर चुके, के लेह लद्दाख भी कर चुके हैं, और स्पीति में भी हमने 120 ऐसी ऑफ रोडिंग भी उस स्पीड से किया हुआ है। वहाँ पर पूरे region में। तो ऐसा मतलब वो नहीं है, बट ब्यूटीफुल अगर देखा जाए तो ये भंडारधारा है। मतलब शॉर्ट में गए तो 16-17 साल के राइडिंग कल्चर में दिनेश भाई ने सारे कैलेमिटीज़, सारे रीजन्स, अलग अलग नेचर, अलग अलग एटमॉस्फेयर, हर जगह पे उन्होंने अपने हिसाब से राइड करी हुई है। देखो साउथ अफ्रीका में बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस है। आप नेचर के कुछ शौकीन हो, बहुत सारे पॉइंट्स है वहाँ। बट मुझे अच्छा जो लगा ना, मुझे भंडारधारा ही बेस्ट लगा। इंडिया का भंडारधारा। हाँ, महाराष्ट्र में है। ओके। और साउथ अफ्रीका का ऐसा कोई प्लेस जो आप रेकमेंड करना चाहोगे, ये बहुत ब्यूटीफुल जगह थी, अच्छी थी? वो सातिस्कर्मा वाटर पार्क है वहाँ।
छत्तीसगढ़। हाँ, अच्छा। तो वो भी बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। ओके। वहाँ कायाक वायक होता है, तो वहाँ मज़ा आता है। और आज की कल्चर में जैसे कि राइडिंग कल्चर में काफ़ी लोग जो अभी नए नए इंट्रोड्यूस होते हैं, नई नई बाइक्स और वो सब चलाते हैं, उनके अंदर एक लद्दाख का एक वो ड्रीम है। ड्रीम है कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल। हाँ, तो उसको लेके आपके क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या कहना चाहोगे कि लद्दाख कैसा है आपके नज़रिए से? लद्दाख में एक्चुअली न कि इंडिया के राइडर्स, पूरी वर्ल्ड का ड्रीम है। जैसे अपने यूरोप कंट्री में वो कौन सा पास है, तो वो पास के लिए भी बाइकर्स, बट वो तो टारमेक रोड है। ओके। तो ये ऑफ रोडिंग अगर मतलब हर इंटरनेशनल राइडर हो, मतलब वर्ल्ड राइडर जो भी है, उनका यही रहता है कि हम एक बार लेह लद्दाख जाए। लेह लद्दाख कॉन्कर हाँ। करें, क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड्स के हाईएस्ट मोटरेबल वो तो है, बट नेचर वाइज भी आपको बहुत मज़ा आता है। भले आपके वहाँ दिखे कि कुछ झाड़ वाड़ कुछ नहीं है, पहाड़ है, बट लेक्स हैं, डिजर्ट्स हाँ, हैं, बट जो मज़ा है plateau है। राइडिंग का वो वहीं पे है। वो वही जगह। तो आपके हिसाब से भी लद्दाख बेस्ट। बेस्ट है हाँ, और लोगों को करना ही चाहिए चलना ही चाहिए। एक बार तो एटलीस्ट वो चीज़। वो तो हर राइडर का ड्रीम है, लेह लद्दाख तो। यस यस। और आपने जब लद्दाख किया तब आपके पास कौन सी बाइक्स थी? मेरे पास CBR 250R थी उस टाइम। आपने जब किया तब? हाँ, और आपके लाइफ टाइम में आपने कितनी बाइक चेंजेस करी मतलब मेरी 5 बाइक है आज तक। आज तक? फर्स्ट मेरी RX 135 थी यामाहा की। ओके। इसके बाद मैंने लिया FZ यामाहा की थी। नेकेड स्पोर्ट्स। हाँ, फिर उसके बाद CBR ली, ओके। और बच्चे के लिए स्प्लेंडर भी लिया हुआ है। अच्छा। और अभी आप जो राइड करते हो वो मेरे पास BMW है अभी 310 GS। बेबी जीएस जिसे बोलते हैं। हाँ, और वो काफ़ी वो भी well-known मस्त machine है। मशीन है, काफ़ी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है। सही है। तो अभी तक आपने देखा दिनेश सर के पास्ट के बारे में, इन्होंने अभी तक कितनी राइड्स करी है, उनके क्या बाइक प्रेफरेंसेस हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और थोड़ा सा वेट कीजिए इसके पार्ट 2 के लिए, जिसके अंदर हम इनके फ्यूचर राइड्स के बारे में बात करेंगे और उनके आपके लिए सजेशंस मांगेंगे।